तो चलिए देखते हैं 6 अगस्त के एमसीक्यूज। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। स्टडी आईक्यू पर पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हो www.studyiq.com या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 25% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन सोलर सेल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया फॉर द पीरियड बिटवीन जुलाई 30, 2018 एंड जुलाई 29, 2019। एनालाइज द इम्पैक्ट। अब देखिए भारत सरकार ने 25% सेफगार्ड ड्यूटी जो भी हम चाइना और मलेशिया से सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं उन पर लगाई, उन पर इम्प्लीमेंट की। तो इससे रिलेटेड आपको ये जो स्टेटमेंट्स है ये देखने हैं और सही जवाब जो है वो पहचानना है। अब देखिए PI बर्लिन, ये एक जर्मन टेक्निकल एडवाइजरी फर्म है। उन्होंने कहा है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अब उसके काफ़ी रीजंस है, जो क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके काफ़ी रीजंस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है पॉलीसिलिकॉन का वो यहाँ पर नहीं है। उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड सेटअप जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके का नहीं है। उसी के साथ साथ जो सोलर इक्विपमेंट प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं उसकी जो प्राइस है ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स लेना पड़ता है। तो ऐसे कई रीजंस है जिससे कि हमें यहाँ पर सोलर पैनल जो है उसकी क्वालिटी प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलती है। तो इसी वजह से हमें 85 to 90% चाइना और मलेशिया से सोलर सेल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो भारत सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए अगर हम चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये सोलर सेल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी ये सोलर सेल जो है ये बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना जो है वो सस्ते दामों में, मतलब हो सकता है कि 25 रुपीज़ में सोलर सेल जो है ये दे, लेकिन भारत में ये 30 रुपीज़ का बन रहा है। अब उसकी जो रीजंस है वो अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, लोग 25 रुपीज़ का खरीदेंगे, मतलब चाइना का जो इंपोर्ट माल है वही खरीदेंगे। तो हमारे देसी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है ताकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये महंगे नज़र आए और हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये ज़्यादा बेचे जाए। तो फिर अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब चाइना के खुद के मार्केट में ये 25 रुपये का बेचे जा रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती भारत का मार्केट कैप्चर करने के लिए भारत में 10 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब चाइना के खुद के मार्केट में महंगा जा रहा है, लेकिन वो भारत का मार्केट कैप्चर करने के लिए ज़बरदस्ती सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब वो खुद की कंट्री में जितने का बेच रहे हैं लगभग उसी दाम में वो दूसरे कंट्री में भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए हम उन पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। तो ये फ़र्क है सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की वजह से यहाँ पर कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आता है टू एनकरेज लोकल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स इन अ कंट्री इन अ पुश टू मेक इन इंडिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, ताकि हमारे जो लोकल मार्केट है उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं फ्रॉम एन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, सच टैरिफ आर अनफॉर्चुनेटली काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज इंडियाज करंट प्रोडक्शन इज मच लेस एंड नॉट कॉम्पिटिटिव। ये भी मैंने आपको बताया है कि हमें 85 to 90% क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है चाइना और मलेशिया से, क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा खासा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हम तीसरा स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो अराउंड 90% ऑफ सोलर पैनल यूज्ड इन इंडिया आर इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज सच एज चाइना एंड मलेशिया सिंस दे आर चीपर दैन द लोकली मेड। मतलब कि 90% जो सोलर पैनल्स हैं जो भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम चाइना और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतने सस्ते दामों में नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैन ऑल्सो क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 50,000 इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये देखिए काफ़ी बड़ा मार्केट है, अभी उसमें काफ़ी बूम आ रही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी हम ट्रीटीज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ बढ़ावा देना है। तो इसीलिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग आगे जाकर बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, इसीलिए ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता है। तो पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर मैंने आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी समझा दी है, जिससे कि आपको अगर सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है वो भी पूछा जाता है तो आपको इसका जवाब आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है उसके भी सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं तो उसका भी जवाब आपको आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं हम आगे। Recent amendments in the Motor Vehicle Act 1988 in context of it choose the valid statement। अब देखिए जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला आता है कि ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, ये आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो है जिस पर सिर्फ यूनियन मतलब केंद्र सरकार जो है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो है जिस पर स्टेट मतलब कि राज्य सरकार जो है वो लॉज बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिस पर दोनों यूनियन और स्टेट दोनों भी लॉज बना सकते हैं। और ये जो तीनों लिस्ट है इसका जिक्र कहाँ पर किया हुआ है, तो हमारे 7th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का उसमें किया हुआ है। और अगर हम यूनियन लिस्ट देखते हैं तो उसमें हमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, तो टोटल 100 सब्जेक्ट जो है हमें नज़र आते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, तो जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के साथ साथ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन है, सिटीजनशिप, एक्सट्रेडिशन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यूनियन लिस्ट में देखने को मिलती है। वही अगर हम स्टेट लिस्ट देखते हैं तो स्टेट लिस्ट में हमें कितने सब्जेक्ट नज़र आते हैं, तो लगभग 61 सब्जेक्ट जो है वो नज़र आते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं, तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पिलग्रिमेजेस, एग्रीकल्चर, वाटर, फिशरीज। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें स्टेट लिस्ट में नज़र आती है। वही अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 52 सब्जेक्ट्स हमें कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, बैंक करप्शन, इंसॉल्वेंसी, एडमिनिस्ट्रेशंस, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कॉन्करेंट लिस्ट में नज़र आती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेक्शन 66A एंड 88A विच विल एम्पावर सेंटर टू फॉर्म नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन एंड नॉट कॉन्करेंस। तो सेक्शन 66 क्या है, तो अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो परमिट चाहिए होता है आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए। तो ये आप समझ लीजिए एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से सेक्शन 66A और 88A जो है वो सेंटर को एम्पावर करता है ताकि वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी फॉर्म करे कंसल्टेशन से और ना कि कॉन्करेंस से। अब कंसल्टेशन मतलब क्या होता है कि सिर्फ आप पूछ रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, वो मान रहे हैं नहीं मान रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्करेंस मतलब क्या होता है कि उन्होंने मानना चाहिए उनके सहमति के साथ। अब देखिए जो रिसेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पर लाए जाने की बात की गई थी तो उसमें जो लोकसभा है उन्होंने तो सीधे तरीके से पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा जो है उसमें बिल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो अधिकार है वो छीन लिया जा रहा है। उसी तरीके से जो कॉरपोरेट्स है उन्हें ये ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब इसमें क्या किया गया था, तो जो पेनल्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई थी पेनल्टीज़। उसी के साथ साथ जो व्हीकल के डिफेक्टिव पार्ट्स है उसे रिकॉल करने की बात की गई थी। उसी के साथ साथ जो बिल्डर्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई थी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स भी लाए गए थे, जैसे कि आधार जो है वो मैंडेटरी रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसी के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है उसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स लाए गए उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही आता है। तीसरा जो है ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ इकोनॉमी। अब अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कोई स्टेट में अगर कोई माल बनता है तो वो दूसरे स्टेट में ले जाना मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही है। और अगर वो दूसरे स्टेट में हम नहीं ले जाते हैं तो उस स्टेट की ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। इसका जवाब क्या रहेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेयर इज रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। तो रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा। तो ये सिचुएटेड है कर्नाटका में, और ये कर्नाटका के मंड्य डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और ये स्टेट का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। और अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो लगभग 40 एकर्स मतलब लगभग 16 हेक्टर्स का एरिया जो है इसमें आया हुआ है। और किस रिवर के पास है, तो जो कावेरी रिवर है उस रिवर के पास है। यहाँ पर हमें काफ़ी बायोम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाम्बू,
बाम्बू बायोम्स है, उसी के साथ साथ पंडानूस ट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और अगर बर्ड्स देखते हैं तो बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पेंटेड चॉर्क, तो ये बर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ कॉमन स्पूनबिल, ये भी बर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टोन प्लोवर, ये भी बर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर मैप पर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो बर्ड सेंचुरी है देखने को मिलती है, तो ये कर्नाटका में इस पोजीशन पर है। तो अगर हम मैप देखते हैं तो हमें आसानी से वो पता चल जाता है, क्योंकि हमारी नज़रों में वो चीज़ जो है वो बैठ जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हो इंडियन स्टार टॉर्टोइज की। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो देखने हैं और सही जवाब जो है वो पहचानना है। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज वल्नरेबल इन द रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ IUCN। तो आप सभी को पता होगा IUCN जो है वो अपनी डाटा बुक निकालती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो भी एनिमल्स, बर्ड्स ये सब होते हैं उन्हें रखते हैं। जैसे कि वल्नरेबल होता है, लीस्ट कंसर्न होता है, एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एक्सटेंड इन वाइल्ड लाइफ होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं, और जिस तरीके से उन्हें रेड लिस्ट में रखा जाता है तो उस तरीके की उन्हें प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है। मतलब कि अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, वल्नरेबल है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, द स्पीशीज आर ऑल्सो लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये कब आया है? तो ऑब्वियसली 1972 में आया था। उससे पहले हमारे पर 5 डेसिग्नेटेड नेशनल पार्क्स थे, और ये पहला ऐसा अम्ब्रेला एक्ट था जिसमें सारे जो प्लांट्स है, सारे जो एनिमल्स है वो इंक्लूड किए गए थे। और ये पूरे भारत का लागू होता है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को ये लागू नहीं होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 6 शेड्यूल जो है वो देखने को मिलते हैं, और इसमें अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, ये जो है इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, और अगर कोई इन चीज़ का उल्लंघन करता है तो उन्हें हाईएस्ट पेनल्टी दी जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 देखते हैं तो वहाँ पर जो पेनल्टीज है वो थोड़ी कम दी जाती है, लेकिन एनिमल्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो शेड्यूल 5 है उसमें ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम हंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रोज हो गए, फ्रूट बैट्स, माइस, रैट्स। और अगर हम शेड्यूल 6 देखते हैं तो उसमें प्लांट्स हमें नजर आते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है कल्टीवेशन और प्लांटिंग से। उसमें कौन कौन से हैं? तो कुथ, ये प्लांट हमें नज़र आता है। उसी के साथ साथ ब्लू वांडा, ये प्लांट है जो कि शेड्यूल 6 में आता है। पीचर प्लांट है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो स्पीशीज आर लायबल फॉर कन्फिस्टिकेशन अंडर कस्टम एक्ट 1962। अब ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियस है कि उनका ट्रेड जो है वो आप नहीं कर सकते हो। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ड्राई एरियाज एंड स्क्रब फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी एक ड्राई एरिया में ही हमें नज़र आ रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा डी। सारे जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी काफ़ी स्मगलिंग की जाती है बांग्लादेश में। तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पर ये जो टॉर्टॉइज है इनकी स्मगलिंग हमें देखने को मिली है और काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है। और ऑब्वियस है कि ये शेड्यूल 4 में है और जो इनकी स्मगलिंग है ये काफ़ी इलीगल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। रिसेंटली MOU फॉर लखवर डैम वॉज इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट। मतलब लखवर डैम जो है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने हैं। इट विल प्रोवाइड मोर वाटर टू दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड एंड राजस्थान। मतलब ये जो डैम है ये ज़्यादा पानी देगा दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान को। दूसरा स्टेटमेंट आता है, द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड 60% बाय द सेंटर विद द रिमेनिंग कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द स्टेट। मतलब जो सेंटर है वो इस प्रोजेक्ट की 60% कॉस्ट जो है वो खुद देखेगा, और बाकी जो रिमेनिंग 40% है वो स्टेट देखेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 60% सेंटर नहीं देखने वाला है, 90% जो कॉस्ट है वो सेंटर देखने वाला है, और बाकी जो बची हुई 10% है वो स्टेट देखने वाला है। इसलिए इसका जवाब क्या रहेगा? तो 1 ओनली।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादा पानी देने वाला है दिल्ली, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 90% सेंटर के द्वारा फंड किया जाएगा और रिमेनिंग 10% जो है वो स्टेट के द्वारा फंडिंग ली जाएगी। और अगर लखवल डैम के बारे में हम देखते हैं तो ये 192 मीटर्स है, उसी के साथ साथ ये ग्रेविटी डैम है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और 1976 में जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया था। फिर उसके बाद 1986 में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है वो ग्रांट किया गया था। फिर ये डिले होता गया, 2013 में जो कंस्ट्रक्शन है वो फिर से शुरू किया गया। उसी के साथ साथ जो इसी के पास व्यासी डैम है उसका भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो रिसीव किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना डिले हो जाता है काफ़ी कुछ चीज़ों की वजह से। अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, क्लियरेंस हो, काफ़ी कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले हो जाते हैं और पैसा, एनर्जी सब कुछ काफ़ी वेस्ट होता है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।